बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। हम वही शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप को कंटिन्यू रखेंगे। In the 1960s and 1970s, both flame and arc spark optical emission spectroscopy declined in पॉपुलैरिटी कि उसका फिर जो है जो शोहरत थी, चाहे वो फ्लेम है या इसको डिस्चार्ज, दिस इज़ बेसिकली द सोर्स डिस्चार्ज सोर्सेज फॉर एक्साइटेशन। तो ये फिर थोड़ी सी उसकी शोहरत में कमी आ गई। Many of the analysis that had been performed using optical emission were increasingly performed using atomic absorption spectrophotometry, that is AAS। फिर यानी अब उसकी शोहरत क्यों कम हो गई? दिस इज़ ड्यू टू द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन spectrophotometry, because most of the element absorb radiation, then they can be used for various elements। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जब से आया तो फिर उन्होंने फ्लेम इमिशन और आर्क स्पार्क इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो शोहरत है उसको कम कर दिया। While advances in the flame emission spectroscopy followed the determination of about half of the elements in the periodic table, the technique could not longer compete well with atomic absorption spectrophotometry। अगरचे about half elements of the periodic table जो है वो हम फ्लेम इमिशन से डिटरमिन करते थे, लेकिन वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। वजह क्या है? वजह यही है कि चूँकि बहुत सारे एलिमेंट जो है दे एब्जॉर्ब रेडिएशन, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट जो है उसको हम फ्लेम इमिशन से डिटरमिन नहीं कर सकती थी। ये उनकी बेसिक वजह थी। Since absorption of light by ground state atoms was used as the mode of detection, the need for very high temperature to populate excited state of atoms was no longer a limitation। कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद जो है हाई टेम्परेचर सोर्सेज आ गए और वो हर एलिमेंट को जो है वो एक्साइट करती थी। The instability and spectral interferences flagged का मतलब है cause suffering to arc spark emission technique were also greatly reduced by atomic absorption technique। जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस थे वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस नेग्लिजिबल थे। ये चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, उसकी काफ़ी सारी वजूहात है। एक तो ये है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जो सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज़ किया जाता है डेट इज़ of that element which are we going to determine, यानी the inhaled radiation, यानी that wavelength radiation is passed through the sample which the inhaled absorb, therefore there is less spectral interferences are negligible। At the time of its greatest popularity, flame atomic absorption was used primarily in the analysis of the solution for trace element। फिर फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। For solid substances या samples, the techniques required that sample be dissolved, with the exception of a few well documented interferences. Sample and standard need not to
be made very similar कि उसमें चूँकि स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस बहुत कम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में एज़ कम्पेयर टू द इमिशन। तो लेकिन उनकी भी एक ड्रॉबैक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की, वो अभी हम पढ़ेंगे। फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑफर द इनलेस्ट हाई प्रिसीशन 0.2 to 0.5 ये relative standard deviation determination and moderate detection limit के फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी जो प्रिसीशन है वो भी हाई है 0.2 to 0.5% स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो है उसका प्रिसीशन है। इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री ऑन द अदर हैंड ऑफर हाई सेंसिटिविटी एंड लो डिटेक्शन लिमिट। यानी जो इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजेशन है जिस तरह हम ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ करते हैं फॉर द एटमाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो उसके डिटेक्शन लिमिट जो है वो कम कर लेते हैं और दूसरा जो है वो हाईली सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू द फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जिसको GFAA इस डज प्रोवाइड poor precision and a high level of matrix interferences than are experienced with the flame based technique के ग्रेफाइट फर्नेस में अगरचे उसके प्रिसीशन ठीक है लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स के लिए वो उसका प्रिसीशन कम है। और हाई मैट्रिक्स का मतलब ये है कि दूसरी सब्सटेंसेस है उसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है या जो दूसरी अदर देन इनलाइट है वो इंटरफेयर कर लेता है उसके रिज़ल्ट से। तो ये भी जो है ग्रेफाइट फर्नेस में कुछ हद तक ज़्यादा है। However, advances such as the use of stabilized temperature platform furnace technology have reduced or eliminated most of the interferences previously associated with graphite furnace atomic absorption spectrophotometry। ये चूँकि फर्नेस में थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई है उस वजह से उसमें इंटरफेरेंसेस कम है। Both the flame and graphite furnace atomic absorption spectrophotometry technique are used widely today and both provide excellent means of trace elemental analysis कि आजकल भी ये दोनों टेक्निक काफ़ी पॉपुलर है और यूज़ किया जाता है। Most atomic absorption instruments are limited, however, in that they typically measure only one element at a time। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली कहा था कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की भी कुछ ड्रॉबैक्स है और वो ये है कि उसको एट ए टाइम सिर्फ एज ए सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, नॉट मोर देन वन एलिमेंट्स। अगरचे उसमें भी कुछ एडवांसमेंट हुई है कि हम ऐसे हलो कैथोड लैंप जो कि मल्टी एलिमेंट से बना हुआ है लेकिन फिर भी उसमें स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस आते हैं। तो इसलिए जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का जो ड्रॉबैक मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि दिस कैन बी यूज ओनली फॉर a single element at a time. The instrumental setup or operating condition may require changing hollow cathode lamps or using different furnace पैरामीटर फॉर ईच एलिमेंट टू बी डिटरमिन्ड। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हेलो कैथोड लैंप जो है वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन एंड फ्लेम एंड फर्नेस पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट conventional atomic absorption technique do not tend themselves readily to multi-element simultaneous analysis के उसको simultaneous element analysis के लिए यूज़ नहीं कर सकती। Also, despite advances in non-linear calibration, the need for sample dilution is greater than for present day optical emission spectroscopic technique due to the limited working calibration range for the atomic absorption techniques के
एटॉमिक इमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है उसको कंपेयर किया गया है इस सेंटेंस में कि इसका जो कैलिब्रेशन रेंज है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो कैलिब्रेशन रेंज ज़्यादा है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में वो रेंज वो कम है। उसकी वजह क्या है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डिवीशन फ्रॉम द बियर-लिम्बर्ट लॉ, जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो फिर उसका डिवीशन जो है वो मैक्सिमम होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंसंट्रेशन, लेकिन एटॉमिक इमिशन में ये फिनोमेना नहीं होता। Consequently, devices for automatic sample dilution when a sample concentration exceed the calibration range are available। और कुछ ऐसी हमारे पास डिवाइसेस मौजूद है जो कि अगर जहाँ डेविएशन फ्रॉम द बियर लॉ होता है तो उधर हम डाइल्यूशन करते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस है जो कि उसको ऑटोमेटिकली जो है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और वो जो deviation from the beer law है वो अकर नहीं होता। For those samples that require element pre-concentration for lower detection limits, flow injection techniques coupled with cooled vapor mercury or hydride generation equipment and graphite furnace atomic absorption spectrometry can not only provide a significant improvement in the detection limit over 100 times better as compared to the conventional hydride generation atomic absorption, but also may reduce potential interferences by the complete removal of matrix components। अब ये भी एक टेक्निक है प्री कंसंट्रेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास जो इनलाइट है दिस इज़ प्रेजेंट इन द ट्रेस लेवल। सपोज़ एक 1 लीटर है और 1 लीटर में हमारे पास जो सैंपल मौजूद है वो सपोज़ है 100 मिली माइक्रोग्राम है। अब अगर इसको एक ऐसे कॉलम से पास कर लेते हैं जो वो उधर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर स्मॉल अमाउंट 1 लीटर की बजाय अगर हम वो 10 या 20 ml से उसको इल्यूट कर ले और उसको फिर एनालाइज कर ले तो दिस इज़ नोन एज प्री कंसंट्रेशन। तो फ्लो इंजेक्शन टेक्निक जो है दिस इज़ यूज फॉर द प्री कंसंट्रेशन और विच इज़ कपल्ड विद द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और फिर उसका जो डिटेक्शन लिमिट है उसको 100 टाइम जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। अब इसमें आप लोगों ने दो बातें, एक तो ये है कूल्ड वेपर मरकरी और हाइड्राइड जनरेशन। ये हाइड्राइड जनरेशन एक टेक्निक है विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मरकरी इन आर्सेनिक। ये दोनों एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के साथ जो है उसको यूज़ किया, यानी उनकी एक्सेसरीज जो है दे आर कनेक्टेड विद द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड देन द मरकरी एंड आर्सेनिक आर डिटरमिन्ड बाय द हाइड्राइड जनरेशन टेक्निक्स। तो इनसे जो है वो उसका डिटेक्शन लिमिट 100 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्टेनले Greenfield of the Birmingham, England is credited with the first published reports in 1964 on the use of an atmospheric pressure inductively coupled plasma for elemental analysis via optical emission spectrometry। फिर उसके बाद जो है ये प्लाज्मा को यूज़ किया गया है for the excitation of the atoms or for the atomization of the samples। The conclusion from this landmark paper summarized that Greenfield identified as the advantages of plasma emission sources over flame, spark, arc, AC spark and DC arc, यानी उनके से ज़्यादा एडवांटेजेस है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। द प्लाज्मा सोर्स हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम
depressive interference effects caused by formation of stable compounds is capable of existing several elements that are not excited in ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल chemical flames and gives increased sensitivity of detection over flame photometry के पर उन्होंने प्लाज्मा जो है एज ए सोर्स ऑफ एटमाइजेशन जो है उसको डेवलप किया जो कि वो हाईली स्टेबल है और उसमें जो इंटरफेरेंस है स्पेक्ट्रल वो भी कम से कम है और दूसरा जो है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फ्लेम arc or spark techniques. The plasma source is far simpler to operate than the conventional arc and spark methods, especially in solution and liquid analysis, and gives the high degree of stability associated with the AC spark combined with sensitivity of the DC arc. कि इनसे काफ़ी बेहतर है प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी. Particular advantage of the high frequency plasma torch are the lack of electrodes which gives freedom from contamination and extremely low background produced. यानी इसके एडवांटेज जो है एक तो ये है कि यानी उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं किया जाता जबकि आर्क और स्पार्क में इलेक्ट्रोड यूज़ की जाते हैं. एक बात. दूसरी बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो वो कंटेमिनेट हो जाता है विद सोल्यूशन, तो इसमें कंटेमिनेशन नहीं होती. एज विद मोस्ट न्यू टेक्निक द ओरिजिनल ऑप्टिकल इमिशन रिजल्ट्स यूजिंग ICP सोर्सेज वर नॉट स्पेक्टेकुलर यानी अमेजिंग. यानी जो ICP ओरिजिनली वो इतना अमेजिंग नहीं था. अब उसमें और भी एडवांसमेंट आई है. द टेक्निक वाज बेटर देन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फॉर ओनली ए फ्यू ऑफ द मोस्ट रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स. रिफ्रैक्टरी एलिमेंट वो होते हैं, रिफ्रैक्टरी का मतलब है रेजिस्टेंस टू द हीट और टेम्परेचर, कि उसको आम टेम्परेचर पे उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता इन एटम्स में. और जिस तरह हमने कहा है कि कार्बाइड्स है और कुछ रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स हैं, दे आर हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो वो आम टेम्परेचर पे हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकती. तो इस सेंटेंस में ये है कि प्लाज्मा को हम रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी इतनी एडवांटेज इतना उस वक़्त नहीं था. एमंग विद द ग्रीन फील्ड Wilmer Fessel and his colleagues at the Iowa State University are generally credited with the early refinement in the ICP that made it practical for analysis of the nebulized solution by optical emission spectroscopy. The technique continued to be refined as the source of the noise were tracked down and eliminated, and gas flows, torch design and plasma setting were optimized. फिर उसमें ये जो नाइस की वजह से जो रिस्पॉन्स आता था उसको ख़त्म कर दिया, उसमें गैस का जो फ़्लो था ये और टार्च डिज़ाइन उसको एडवांस कर दिया, तो ये टेक्निक जो है उससे बेहतर हो गई. बाय 1973 द लो डिटेक्शन लिमिट, फ्रीडम फ्रॉम interferences and long linear working range obtained with the ICP proved that it was clearly an emission source superior to those used previously in analytical optical emission spectrometry. तो ये कुछ खुसूसियत थे जिनकी वजह से ये ICP ने बाकी जो है उनसे बेहतर सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी थी. उसमें जो है एक तो इंटरफेरेंस का ना होना और जो वर्किंग या कैलिब्रेशन कर्व्स का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा
था, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो वो बाकी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से बेहतर था. सिंस दैट टाइम एंड ever increasing number of the academic, governmental and industrial researchers have joined in the development of the ICP. It has been mentioned that an affiliated technique to atomic spectroscopy for the elemental analysis is ICP-MS. तो ये भी ICP-MS जो है ये भी एक टेक्निक है. The instrumentation and techniques in optical emission spectroscopy, ICP-MS has become an important tool for analysts since its commercial introduction in 1983. ICP-MS was pioneered by just a few prominent laboratories: Iowa State University, Ames, Iowa, Sussex, a manufacturer laboratory in the Toronto, Canada, and several facilities in the UK, introducing the University of Surrey, the British Geological Survey, and UK manufacturer. The technique feature a high sensitivity and excellent detection limit equal to the better and than the graphite furnace atomic absorption for most elements. The mass spectra are considerably simpler than the atomic emission spectra for the ICP, but the mass spectra are complicated by mass interferences from molecular ions originating in the ICP. However, ICP-MS follows for the routine use of isotopic ratios and isotopic dilution measurements to assist in the solution of the analytical problems. Furthermore, qualitative analysis can be rapidly performed by ICP-MS techniques. So this is all about the historical background of the optical emission spectroscopy. अब आप लोगों ने इसमें जो है पढ़ा है कि पहले एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, फिर उसके बाद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन आ गई, फिर उसके बाद जो है आईसीपी यानी इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा या प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, दिस इज़ द एडवांस टेक्निक नो एड इज़ यूज्ड इन थ्रू द वर्ल्ड, और ये जो है दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टुडे because most of the elements can be determined at a time. This is one advantage. The second advantage is that its calibration range that is very large. ये भी एक important जो है पैरामीटर है. अगर कैलिब्रेशन कर्व का जो रेंज है ये स्मॉल हो तो फिर देयर विल बी डिविएशन फ्रॉम द बियर लॉ, और हम उस सैंपल की कंसंट्रेशन को जो है एक्चुअली डिटरमिन नहीं कर सकती, तो उसमें डिविएशन होगा. तो इसका जो लीनियर रेंज है ये काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर तक उसको डिटरमिन करते हैं. तो ये उसके कुछ एडवांटेज है ओवर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन. तो आज का जो लेक्चर था वो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. पहला जो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, और इसमें हमने जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक इमिशन को कंपेयर किया है कि इसमें कौन सा जो है विच टेक्निक इज़ more advanced as compared to the other one. So thanks a lot for your patience.